पोटेंशियल, पता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे पहले जानेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या है। तो वो है कि जब भी किसी चार्ज को इन्फिनिटी से हम किसी पॉइंट पे लेके आए, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। और अगर हम किसी चार्ज को किसी फिक्स पॉइंट से लेके आए, फिक्स पॉइंट का मतलब अब वो इन्फिनिटी नहीं है, वो फिक्स पॉइंट है बी, वहां से लेके आए किसी पॉइंट पे, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दोनों में, पर पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं उसको। पहले वाले का फॉर्मूला है कि जब इन्फिनिटी से लेके आते हैं तो फॉर्मूला ये है हमारे पास, V = W/Q0, जहाँ पे W एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल वर्क डन होता है, ठीक है, यानी हमने वर्क किया है। और उसी तरीके से जब इसका डिफरेंस की बात करते हैं हम लोग, देखो दोनों में कुछ ज्यादा सिमिलरिटी है नहीं, डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे केवल V और यहाँ पे V माइनस V क्यों है, क्योंकि हमें इन्फिनिटी का पोजीशन नहीं मालूम होता है, इस वजह से हम यहाँ पे क्या देते हैं V और यहाँ पे देते हैं V माइनस V, क्योंकि यहाँ पे जगह मालूम होता है। क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट है कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज के द्वारा पोटेंशियल कितना होगा। तो फॉर्मूला है हमारे पास V = KQ/R, जहाँ पे K की वैल्यू पता है आपको, K = 1/4πε0 होती है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इसका यूनिट क्या है, यूनिट बताओ, यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यस सर, दे लो, कंफर्म कर लो। इसकी यूनिट इसी की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। स्टार्टिंग में पहले चुका तो यूनिट याद नहीं तुम लोगों को, इतना प्रेशर से इतना छोटा सा दिमाग गया, उसमें क्या है, दिमाग तो बहुत बड़ा है बेटा, लेकिन न्यूटन जरूरत मीटर किसी और पर को दे कूलम दी स्क्वायर। सही है सर, जगह ही खाली नहीं है। सही है। मीटर सही है ना। चलिए, क्या होगा, तो K = 1/4πε0, 9 × 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये है SI यूनिट आपकी K की, K कांस्टेंट है, ठीक है। और हमारे पास तो फॉर्मूला है V = KQ/R, है कि नहीं, जहाँ पे K है 1/4πε0 इंटू चार्ज, क्यों एक चार्ज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम एक चार्ज के द्वारा पोटेंशियल की बातें कर रहे हैं, ठीक है। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंस क्या है, इसमें केवल सिंगल R होता है, उसमें आर स्क्वायर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में R का स्क्वायर होता है। थोड़ा सा कंपैरिजन में जाएंगे हम लोग, क्योंकि देखो V = KQ/R होता है ना, और वहां पे होता है F F नहीं लेंगे हम लोग, E ही बात कर लेते हो, E = KQ/R स्क्वायर होता है। डिफरेंस है कि नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, R है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, R स्क्वायर, ठीक है। यही दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस, समझ रहे हो, सही में। चलो नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन, यानी जैसे हम लोग याद है मैग्नेटिज्म में किए थे, हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट डायपोल मोमेंट निकाल रहे थे, वैसे ही इसके अंदर भी सेम वही चीज, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी डेरिवेशन पे फोकस नहीं किया जाए, क्योंकि डेरिवेशन याद है आपको, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डेरिवेशन याद है। मैं कहना है कि अगर आप केवल एक डेरिवेशन, एक एक्सियल का एक इक्वेटोरियल का अगर आप दिमाग में रखते हो, तो इससे 3 जगह आप प्रॉफिट कर सकते हो। अगर मैग्नेटिज्म में आ गया तो वहां पे भी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आ गया तो वहां पे भी हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया तो वहां पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म में वहां पे क्लियर हो गया, सिंपल फॉर्मूला पे फोकस करेंगे, ठीक। चलो तो फॉर्मूला क्या है एक्सियल पे, तो एक्सियल का फॉर्मूला है हमारा V = KP/R², और इक्वेटोरियल का होता है 0। इस पे क्वेश्चन पूछता है, ये वाला क्वेश्चन जनरली पूछ देता है, ठीक है, कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट,
और वहां पे बाय डिफॉल्ट क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी कि अभी तक हम लोगों ने केवल एक चार्ज या फिर अधिक से अधिक दो चार्ज यानी कि डायपोल इसी पे चर्चा करी अभी। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल चार्ज आ जाए यानी कि दो से अधिक हो जाए तो उस समय हम क्या करेंगे, यानी कि हम उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे ज्ञात करेंगे देखा जाए उसके लिए। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम द रिस्पेक्टिव पोजीशन टू अनदर रिस्पेक्टिव पोजीशन। यानी कहने का तात्पर्य है, सबसे शुरुआत में हमने जाना था कि जब भी हम किसी क्यूब नॉट चार्ज को दूर से कहीं किसी प्लेस पे लाते हैं तो उसको लाने में वर्क डन होता है। और जैसा कि आपको पता है, मुझे लगता है कि पता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? वर्क इज एनर्जी एंड एनर्जी इज वर्क। तो क्या वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है? हो सकता है ना इस फॉर्मूले से। तो इस वजह से जो अभी तक हम ये समझते थे कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, अब ये W इज इक्वल टू U पोटेंशियल एनर्जी ना, वो W किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? चलिए, तो अभी वही चीजें पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो क्या बोलेंगे कि जब भी हम किसी पॉइंट चार्ज को किसी फिक्स पॉइंट से किसी और फिक्स पॉइंट पर लाने में जो भी वर्क डन होता है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और उसी को क्या बोलते हैं? वर्क डन। समझ गए? नेक्स्ट है दो पार्टिकल का सिस्टम हो तो, अगर टू पार्टिकल का सिस्टम हो यानी दो चार्ज हो तो उस केस में वर्क डन कितना होगा? तो मान के चलो कि हमारे पास एक पॉइंट है जहां पे Q1 है और एक और पॉइंट है जहां पे Q2 है। इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? R12 यानी 1 से 2 पे। ठीक है, तो अगर हमको Q1 चार्ज को यहाँ पे लाना है, सोचो मान लो कि अभी जस्ट सपोज थिंक करो, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, ठीक, प्लेटफॉर्म है, रेलवे स्टेशन वाला प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे हमको एक चार्ज क्या करना है? लाना है। चार्ज लाया, यहाँ पे कोई और है? नहीं है। कुछ होगा? कोई वर्क होगा? नहीं होगा, क्योंकि वर्क कब होता है? जब कोई और चार्ज वहां पे आता है, क्योंकि कुछ फोर्स तो वहां पे भी लगता है ना, नहीं समझे? तो वहां से लाने वर्क नहीं होगा। क्यों नहीं वर्क होगा? लेकिन अगर किसी और के रिस्पेक्ट में हम चर्चा करें तो वर्क कहाँ है? आप तो पूरे स्टेशन पे अकेले हो, किसी और का वेट कर रहे हो, तभी तो संग संग जाओगे। चलो, तो टू ब्रिंग Q1 वर्क डन W1 इज इक्वल टू 0 और अब W2 वर्क, यानी कि अगर आप पहले से यहाँ पे क्या हो गए? आ गए हो और यहाँ पे कोई और आ रहा है किसी और डायरेक्शन से, ठीक है, ये आया, तो जब आया तो यहाँ पे अब क्या हो गया? अब कोई है स्टेशन पे तो इंटरेक्शन होगा। खुश हो गया वाले पहले। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन होगा किसके द्वारा? Q2 चार्ज के द्वारा। यानी अब वर्क कुछ ना कुछ होगा। क्यों? क्योंकि जो ही कोई है जो फिक्स पॉइंट पे है, लेकिन कोई आया तो इसके बीच में गैप क्या होगा? R12। ठीक है, और यहाँ से इसके बीच में कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, क्या होगा? वर्क W2 इज इक्वल टू Q, ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12। इसलिए वर्क हुआ। यहाँ पे अकेले था, नो वर्क डन। और अगर बाय द वे कुछ कहो भी तो KQ by R, अगर अकेले है तो KQ by R, लेकिन जब हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करते हैं तो हमेशा एक से अधिक की बात करते हैं। तो उस केस में तो अकेले का कुछ महत्व नहीं है, बस दुकेले का महत्व है बच्चा। दुकेले का महत्व है, आप समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे W1 0 हो गया, W2 समथिंग। अब टोटल एनर्जी के टोटल वर्क डन कितना होगा?
तो u इज w इज इक्वल टू यू तो u इज इक्वल टू 0 प्लस तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा k q1 q2 अपॉन r1 दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस टू सिस्टम चार्ज समझ गए सलमान यस सर हाँ अभी ठीक है अभी ऐसा हो गया यानी कि यहाँ पे सानवाज है नहीं सर नाम नहीं याद। ठीक है और यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसके बीच में कुछ इंटरेक्शन हो ही रहा था तब तक उधर से सदाब आ गया तो हम लोग पढ़ेंगे 3 पार्टिकल सिस्टम यानी एक अनार 2 बीमार है कि नहीं पर इसकी बीमारी तो बहुत क्रिटिकल है इसी को मिलेगा। अब बीमार है ना हटा दें यस सर अभी 4 भी है। बेचारा अकेले अकेले खुद का है घुसेड़ रहे हैं। रुको अभी चौथा भी रहेगा चौथा ही रहेगा। अभी अतर भी आ रहा है। तो चलिए ठीक है अब यहाँ पे क्या है Q1 और यहाँ पे क्या है Q2 और कुछ ना कुछ हो रहा है तभी Q3 आया रहा नहीं गया उसके भी। रहा नहीं गया और आके यहाँ पे त्रिकोणीय श्रृंखला खेल रहा था Q3 यहाँ पे ऐसे इंटरेक्शन होगा और यहाँ पे ऐसे होगा ये कहेगा जो ये कहेगा नच जो न कुछ हो रहा है ठीक है सदाब कहेगा समाज कहेगा सदाब निकल जल्दी से यहाँ से नहीं कहेगा ना आई विल होल्ड फर्स्ट तो इस केस में क्या हुआ कि अगर देखो अकेला एक चार्ज को लाने में वर्क डन कितना हुआ दूसरे चार्ज लाने में k q1 q2 अपन r1 देख और तीसरे में तो तीसरे जब चार्ज आया ना तो इस पे भी वर्क हुआ और इस पे भी वर्क हुआ यानी कि देखो इस वाले केस में ये मान लो कहेगा चल चल निकल पर ये कहेगा कम 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 ठीक है क्योंकि उसको सनवा से डर लग रहा था हाँ ईस्टर पे है ठीक है डर लग रहा था तभी Q3 को कहा गया कि तुम मत जाओ सपोर्ट मिलेगा इसे मोरल सपोर्ट ठीक है क्योंकि सदाब का चेहरा मासूम है देखिए कोई भी मेल्ट हो जाएगा वहाँ उससे भी सुंदर चेहरा दिखाएगा सब पर्सनली ले लेगा एक और दिखा दीजिए। हाँ तो अभी 3 चार्ज की बात कर रहे हैं 3 चार्ज सिस्टम में तो ये बताइए W1 यानी स्थानांतरित तो अकेले वर्क कितना हुआ 0 W2 यानी किसी और के आने के बाद हुआ k q1 q2 अपॉन r12 लेकिन जो ही आया कौन W3 कौन कटुआ इसके लिए अच्छा हाँ ठीक है तो अब आया तो उसने क्या किया इसने जो आया ना तो वो इस पे भी लगाया और इसके पे भी कितना लगाया k q1 q3 अपॉन r23 क्या हो गया उसके बाद लगाया k q1 q2 अपॉन r12 अच्छा हाँ वो Q2 Q3 होगा ना। Q3 होगा ना। q1 q3 और अच्छा q1 q Q2 Q3 साफ साफ हाँ ठीक ठीक मोबाइल में नहीं दिखेगा ना। अच्छा ठीक है एक लगेगा देखो Q1 Q3 एक लगेगा और दूसरा लगेगा Q2 Q3 बीच में प्लस k R13 R23 समझा तो ये इंटरेक्शन लगा अब जब टोटल वर्क निकालेंगे आप तो W1 प्लस W2 प्लस W जोड़ देंगे। सबको आपस में क्या करना है समझ आया चल तो ये था आपका 3 पार्टिकल सिस्टम का तभी क्या हुआ कि अथर्व आ गया वहां ठीक अब वो आया पूरा डेनिम पहन के खतरनाक एकदम जो ही एंट्री लिया इन लोग का पत्ता कैंसिल हो 4 पार्टिकल सिस्टम हो गया पूरा वो जो स्कूल में फेरो जो दिए थे सब स्प्रे मार गया था गमक गया चारों तरफ हाँ तो ऐसे क्या हुआ तो उस केस में देखो क्या है अभी क्या है जब 4th पार्टिकल आया तो पहले वाले में क्या होगा 0
दूसरे में क्या होगा k कंक्रीट वाला पास, तीसरे में क्या होगा ये, होगा। और चौथे में एक और स्टेप बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसको भी फोर्स लगेगा, इसको भी फोर्स लगेगा और इसको भी इसको भी फोर्स लगेगा। इस सबके पे वर्क डन होगा। तो सबको क्या कर देंगे फिर हम आपस में, W4 इज इक्वल टू, और सबको W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 इज इक्वल टू समथिंग सेट हो जाएगा। समझ आया? Yes, sir. तो ये था पूरा सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सम पोटेंशियल एनर्जी के। समझ गए? यस सर कोई किसी को दिक्कत नहीं सर नहीं? 100% समझ में आया होगा। Yes, sir. समझ आएगा ना? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इक्वी पोटेंशियल। सर हटा दें इसको। देखिए तो अभी पता है ना कि जब भी हम चार्ज क्या करते हैं, प्लेस करते हैं ना, ऐसे ऐसे चार्ज अगर हमने प्लेस कर दिया तो यहाँ से क्या निकलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे जाता है? पॉजिटिव नेगेटिव इधर से ट्रेवल करते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी क्या है ना कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक लाइन ऐसे खींच दें, ठीक है, तो इस लाइन के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? जीरो सेम होगा। सेम कांस्टेंट पोटेंशियल क्या होगा? Constant. सेम होगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी अगर हम यही लाइन यहाँ खींच दें तो ये दोनों लाइन बराबर नहीं होंगे, लेकिन इस वाली लाइन पे हर एक पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट सेम होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है? तो होता है एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे v की वैल्यू क्या होती है? इसी को बोलते हैं इक्विपोटेंस। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल में क्या है? तो अभी क्या है ना कि मान के चलो कि ये है आपका, जैसे कंडीशन क्या होता है, तो फॉर्मूला है ना हमारे पास, क्या फॉर्मूला है? क्यू डी वी है कि नहीं? W इज इक्वल टू क्यू डॉट वी, ठीक है। और इस केस में क्या हो जाएगा? क्यू वी कॉस थीटा। और जो ही आप इसके ऊपर जाओगे 90 बनेगा, कॉस 90 जीरो ये हो गया इक्विपोटेंस। देखो 90 समझ आया? Yes. तो इसलिए यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल वो क्या होगा? सेम होगा। तो इस वाले केस में ना अगर v इज इक्वल टू 0 है तो ये मत समझिए कि वहां पे नहीं है, कांस्टेंट है हर जगह कांस्टेंट पोटेंशियल। जीरो समझ आ गया? सर इंक्लाइंड रहेगा फिर तो कुछ देगा ना, कुछ वैल्यू देगा। मतलब अगर ऐसे स्लोप के फॉर्म में रहे Q1 इधर अगर इसका पोटेंशियल हो तो जैसे किसी से एक स्लोप बना दीजिए, कोई भी एंगल बनाएगा ना चार्ज। ये वाला हाँ तो क्यों नहीं देगा? तो वही पूछ रहे थे, एकदम देगा। तो उसका डिफरेंस होगा, डिफरेंट होगा ना। पोटेंशियल का मतलब ये ना, इक्विपोटेंस का मतलब है कि पोटेंशियल क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट इक्वल रहना चाहिए, कांस्टेंट। हर जगह थीटा सेम ये सरफेस की बातें हो रही है, हम्म थीटा क्या रहेगा? सेम क्लियर? चल नेक्स्ट है, तो जब थीटा सेम रहेगा तो वक्रन कितना होगा? जीरो 0। जब cos थीटा ही 0 हो गया, मतलब cos 90 हो गया, तो वक्रन क्या होगा? जीरो तो कितनों भी घूमोगे ना कोई वक्रन का मान्य नहीं होगा। जैसे वो एग्जांपल होता ना बचपन में पढ़ते थे, अगर कोई कुली सर पे अगर लोड लेके जाता है तो वो कितना भी दूर लोड ले गया, वक्रन कितना होगा? अगर तुमने बोल दिया एकदम वहीं पे कुली बना देगा वहीं पे कुली बना देगा तुम्हें। अब बोलोगे तुमने वर्क ही कहाँ किया? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स दिस लॉ यू सी। फिर कहेगा आप बच्चे लो। अच्छा कर रूम जो मान लो देखो। नहीं डेढ़ इंग्लिश पढ़ेगा, फोन करी क्लिनिक के जितना कुली लेंगे कुलेंगे सो समझिए सब घेर के अब बोले कि हो मार के कहेगा मैंने भी कोई वर्क नहीं किया। मैंने कोई बात नहीं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज में कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। सेम सेम कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होती है? घटती है। सिंपल। इसी पे एक फॉर्मूला है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये फॉर्मूला है कि पोटेंशियल के डायरेक्शन में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पोटेंशियल क्या होता है? देखो ये माइनस क्या दिखा रहा है? लेस वाला ये
इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। पेपर पूछता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर क्रॉस ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेम सीन हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो जाहिर सी बात है कि उस फील्ड में वर्क डन क्या होगा? जीरो। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। तो अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखा ना, गौर करो लास्ट में रिजल्टेंट क्या आ रहा है उसका? यही आ रहा है ना। अब इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका डेरिवेशन आता है पेपर में, पूछता है इसका डेरिवेशन, ठीक है। चलिए चलिए वर्क डन टू मूव। मान लो कि दो सरफेस है, दोनों एक डायरेक्शन में है। मान लो एक है आपका ए और दूसरा है बी। इस केस में अगर किसी भी क्यू नॉट चार्ज को अगर ए से बी पे क्या कराया जाए, मूव कराया जाए, तो फॉर्मूला क्या होगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी आर, ठीक है। और एफ इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई होता है कि नहीं होता है? क्यू नॉट ई हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा आपका? डी आर, हाँ या ना? फिर ये हो जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, हाँ या ना? और यहाँ पे हो जाएगा ई डी आर कॉस, ठीक है। अब देखो जो इसका सरफेस का रेशियो क्या है? ऊपर की तरफ, ये है ना। और इसके इसमें V2 क्या है? ये वाला। और V1 क्या हुआ? ये हुआ। और हुआ क्या? A to B, यानी A to B ऑपोजिट में सर, इक्विवेलेंस डायरेक्शन क्या है? अप। और हम जा कहाँ रहे हैं? एंटी पैरेलल जा रहे हैं। तो थीटा कितना हुआ? 180, यानी cos 180 तो कितनी है? -1। तो इस केस में dw अपॉन q का मतलब क्या होता है? dv हो जाएगा ना। तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। समझ में आया? तो ये था हमारा डेरिवेशन, कंप्लीट हुआ। अभी यहां से हम चाहें तो ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ई इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन, ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। किसी को कोई शक है तो बताएं। कोई सुन ही नहीं रहा है। चलिए अब जब इसका कंपोनेंट ब्रेक करते हैं हम लोग, कंपोनेंट समझते हैं ना? तो जब कंपोनेंट ब्रेक करते हैं हम लोग, तो हम ट्रिपल एक्सिस की बात करते हैं। ये क्या हो जाएगा? माइनस डेवा वी बाई डेवा एक्स, और ये हो जाएगा माइनस डेवा वी बाई डेवा वाई, और यहाँ पे जाएगा माइनस डेवा वी बाई डेवा जेड। तो ये 3 पार्ट्स में क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसको कहते हैं कंपोनेंट ब्रेकिंग। दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, दिस अलोंग वाई एक्सिस, दिस अलोंग जेड एक्सिस। क्लियर हुआ ये? किसी को कोई डाउट नहीं है डेवा में? डेवा मींस आल्सो डेल्टा, और डेल्टा मींस चेंज इन डिफरेंस, या डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। बस इसका नाम होता है पार्शियल डिफरेंस। पता है इसके बारे में ना? कब पता चला? 12 में। यस सर, आप बता देंगे, पीछे लिखे शायद उसमें। हम क्या स्कूल में बताएं लोग? मालूम हो गया सर। क्यों नहीं? स्कूल में मान लो कि टीचर आ गए अच्छे तो अच्छा है तब ना सर। चलो नेक्स्ट है, हेडिंग है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल रख देते हैं तो उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वही देखना है। ये भी कुछ मैच कर रहा है मैग्नेटिक की तरफ। चलिए फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू टाउ डी
ठीक है, ये वर्क डन का फॉर्मूला है एंगल के रिस्पेक्ट में, टॉर्क को जब की बात आ जाती है। ठीक, अब टाउ की वैल्यू क्या होती है? क्या पी sin यस सर, यही होता है, यस सर, पुट कर देंगे। w इक्वल टू p sin 2 थीटा क्या कर देंगे? ठीक, चलिए इसको करेंगे 0 से और इसको करेंगे फर्दर, ये क्या हो जाएगा? और ये p बाहर, e बाहर, और साइन का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस, और यहाँ हो जाएगा θ1 से θ। समझ में आया? उसके बाद जब हम इंटीग्रेशन का प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो PE और ये हो जाएगा माइनस कॉस θ2, अब माइनस माइनस प्लस कॉस θ1। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन आपको बस दिखा हुआ है, बस बशर्ते ये था कि वहाँ पे P नहीं था, वहाँ पे M था, और वहाँ पे E नहीं था, वहाँ पे B था, बस इतना ही अंतर था, अगर याद हो दिमाग में तो मैट्रिक्स में करके आए हम लोग। यस सर, तो ये सीन हो गया। आगे क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये रिजल्टेंट फॉर्मूला। अब इसके बाद क्या है? केस कर दो, θ1 इज इक्वल टू 90 एंड θ2 इज इक्वल टू θ। यस सर, तो cos 90 की वैल्यू 0, क्या समझ, यानी कि W इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा एंड W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू माइनस P cos थीटा। क्लियर? ठीक, यहाँ माइनस कैसे होगा तो? माइनस रिप्रेजेंट द कि इट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जानते हो क्या बताता है? बताता है कि इट इज होल्डिंग सम एनर्जी। ऑब्जर्व करो इसको। एब्जॉर्ब नहीं, होल्ड और एब्जॉर्ब दोनों में बहुत अंतर है। ऑब्जर्व मतलब सोखना होता है, होल्ड मतलब पकड़ना होता है। अच्छा, ठीक है, चलो नेक्स्ट है, क्लियर हुआ? अब इसमें केस है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, उस केस में मिनिमम, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, उस केस में सबसे मैक्सिमम, यानी 180 केस में मैक्सिमम होगा, और 90 पे क्या हो जाएगा? 0। बात करो, ठीक है। यस सर, नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर पार्टिकल इन अ सिस्टम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा आप देख लेते हैं हम लोग कि चलिए, तो अभी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास क्या है? दो चार्ज है, एक क्या है? Q1, दूसरा क्या है? Q2। पोटेंशियल क्या है? V1, पोटेंशियल क्या है? V2, डिस्टेंस क्या है? R2। वर्क डन कितना होगा? तो W इज इक्वल टू, पता ना कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यस सर, तो W इज इक्वल टू VQ। क्लियर? यस सर, अच्छा, और V क्या होगा यहाँ पे? तो W इज इक्वल टू Q, और अगर इस एक पे बात करें तो Q1, और वहां पे क्या हो जाएगा? V1 माइनस V इनफाइनाइट। कहने का मतलब कि जब इसकी बात मत करो, भूल जाओ कि ये है, भूल जाओ कि ये है, उस केस में Q1 वर्क डन किसकी तरह बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज। तो वहां से इंफिनिटी से यहां तक आ रहा है ना, इंफिनिटी। ठीक, अगर हम दूसरे चार्ज क्या करें? ब्रिंग करें, यानी यहाँ पे लाएं और इंटरेक्शन हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा? W इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। ये था ना, याद हो? तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा W, तो W ये W1 हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया? W2। दोनों का आपस में क्या कर देंगे? सम कर देंगे, और ये हो जाएगा रिजल्टेंट हमारा U। सेम है, ठीक है, बस इसके तरीका क्या अलग है? इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बस यही तरीका क्या बताया आपको? डिफरेंट है। अलग बताया। नेक्स्ट, ये समझ में आया? यस सर, दिस इज, मुझे लगा कि ये अलग है, पर ये अलग नहीं है। ठीक है, ये सेम वही है, आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, सेम है। ठीक है, आप इसको बिल्कुल दिल पे मत लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
यानी कि कंडक्टर कैसे बिहेव करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यानी कि जब चार्ज क्या हो, रस्ट उसके पहला पॉइंट, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि दिस इज गॉस लॉ, सिंपल। गॉस ने क्या बोला था कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज आउटपुट होगा, जो फ्लक्स बाहर निकलेगा, उसका रिजल्टेंट कितना होगा, जीरो, यानी कि E इज इक्वल टू जीरो, तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट, E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा एमसीक्यू पूछा जा सकता है। यस सर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपके सामने एक क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन मैट्रिक्स में याद आ गया कि अगर आपने हाथ में घड़ी पहनी है, ठीक है, हाथ में मेटालिक घड़ी पहनी है और आप किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जोन में गए, तो आपकी घड़ी खराब क्यों नहीं होगी? अच्छा क्वेश्चन ध्यान में आ गया, इसलिए पूछ लिया मैंने आपसे। दही कि जो मैग्नेट में इसमें वो बना है वो डायमैग्नेटिक्स है, क्या? जो इसका मशीन है डायमैग्नेटिक्स है, ताकि फील्ड लाइन आती है ना तो रिपेल कर देता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी बॉडी ऐसे होती है, बॉडी पे डिपेंड है। अब बताओ मेन रीजन। प्रोसेस में टाइटन नहीं, देखिए जो उसका स्ट्रक्चर होता है ना, आउटर बॉडी, वो मेटालिक होती है उसकी। मेटालिक वाले को कोई जानते हो क्या होता है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड जाता है तो वो जो मेटालिक पार्ट होता है ना, वो खुद क्या कर लेता है अपने अंदर, घड़ी के इंटरनल पार्ट के मैकेनिज्म को टच भी नहीं करने देता है वो मैग्नेटिक अच्छा ऊपर ही से सब वो निकल जाता खुद डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। वो सिंपल लोहा कैसा बिहेव करेगा, डायमैग्नेटिक की तरह। ठीक है, बस वही बात है। आप सेंटर पे खड़े हो, एक कार के अंदर हो, अच्छा। बिजली कड़कती रहे, कोनो फर्क नहीं पड़ता। यस सेम घड़ी के अंदर तुम हो और साइड में तुम्हारी शील्ड है और यहाँ पे आया, टकराया और फिर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं। ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में चाहे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं ना, Yes, sir. और मैग्नेटिक बात तो इसको मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं या मैग्नेटिक शील्डिंग कर सकते हैं। समझ में क्लियर हुआ? आ गया ना? यस सर, तो ये क्वेश्चन था, अच्छा लगा आप लोगों को बता दिया मैंने। नेक्स्ट है जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कि किसी भी चार्ज कंडक्टर से अगर हल्का सा बाहर जाते हैं, दूर जाते हैं, तो वहां पे भी हमको जो चार्ज होगा बिल्कुल नॉर्मल ही महसूस होगा। जो सरफेस में महसूस करते थे वैसा ही महसूस होगा, कुछ अलग नहीं होगा। इफ द डिस्टेंस इज टू स्मॉल डिस्टेंस, जानते हैं ना स्मॉल डिस्टेंस में क्या कर देते हैं। चलो नेक्स्ट है द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो। सिंपल है, अरे जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल जीरो है, तो चार्ज कहां से आ जाएगा उसमें? Yes, sir. यस सिंपल। ठीक, नेक्स्ट है पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद द सरफेस ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज Decreases. डिक्रीजेस एंड एट लास्ट इट बिकम कांस्टेंट, यानी v इज कांस्टेंट, यानी कि डजंट मैटर कि e के संग क्या घटनाएं घट रही हैं, v कभी वहां से रिमूव नहीं हो सकता, चाहे वहां पे e हो चाहे ना। कुछ भी रहेगा कुछ भी रहेगा, नहीं रहेगा तब वहां पे v, ई नहीं रहेगा तो भी कैसे रहेगा फिर? यही तो बात है, e इज इक्वल टू जीरो, हम्म। देन v इज कांस्टेंट। कुछ तो होगा। ठीक है, ये है e और v के बीच में, समझ रहे हो तुम? हमको और कौन छात्र है सर का? क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया? ये सारे पॉइंट समझ में आए? Yes, कोई sir. डाउट है मन में? ठीक है, कोई कंफ्यूजन है आपको? नहीं है? चलिए, इसी खुशी में हम नेक्स्ट टॉपिक जब आगे बढ़ते हैं तो नाम आ जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस, नाम है गॉस। बहुत महान इंसान। और जो भी पॉइंट अभी हम लोगों ने पढ़े हैं उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। तो कहाँ पे है पेज नंबर? पेज नंबर 10 पे। कहाँ से? टेनी पढ़ता है? तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या बोलते हैं देख लिया जाए, यस सर। हटा दूं। देखिए गॉस क्या बोलते हैं, गॉस बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू, दिस इज गॉस। यस सर। नेक्स्ट में है क्लोज इंटीग्रल E dA cos थीटा, है कि नहीं? यस सर। When theta is equal to 0 degree E dA, simple. This is equal to, तो according to Gauss theorem हमें पता है ना कि किसके बराबर होता है, इसके ऊपर पता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे हम लिख देंगे E dA को इंटीग्रेट कर देंगे तो EA is equal to Q upon एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। बोलिए यस सर। दोनों साइड
इक्वल हाँ दोनों साइड इक्वल है ना, पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन epsilon नॉट एक वैल्यू रखा ए की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ई। एक वैल्यू रखा वहां पे एरिया सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी हम्म याद है? हाँ। तो कितना तगड़ा आएगा? 6 पाई है ये तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा है सिग्मा है। हम्म। तो नेक्स्ट लाइन में ई इज इक्वल टू, सिग्मा है भाई तो ए से ए कैंसर तो ई इज इक्वल टू, सिग्मा दिस इज द रिलेशन। क्लियर हुआ? यस सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आएगा। देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दे दिया, Yes, इलेक्ट्रिक yes. फील्ड में भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मैंने बोला ना शील्डिंग का मैटर क्या है कि एक ऐसा मतलब कि कंडीशन जनरेट हो जाता है जिस केस में जो भी फ्लक्स है आउटसाइड द सरफेस, पता है ना कि गॉस ने कहा था कि भाई अंदर तुम जो भी चार्ज रखोगे वो सारा सरफेस चला जाएगा। बस इसी फिनोमेना की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वर्क करता है। एक जैसे कि क्या, एक पिंजरा है, पिंजरे में आप क्या कर दो, एक बॉल डाल दो, पिंजरे के ऊपर मतलब पिंजरे पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चला दो, फ्लक्स की चेंजिंग कर दो। ठीक है, पिंजरे के अंदर जो भी रहेगा उससे कुछ नहीं होगा। किस फिनोमेना से? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्यों? क्योंकि जो भी चार्ज आपने पिंजरे को ट्रांसफर किया वो सारा का सारा किस पे आ गया? सरफेस पे और जब सरफेस पे आ गया तो अंदर वाले से कोई मतलब है? तो जब अंदर ई जीरो तो क्यू जीरो और क्यू जीरो तो भी जीरो Constant. अंडरस्टैंड? सर लेकिन अंदर से सरफेस को छुएगा तो क्या होगा? सरफेस को तो टच ही कर सकते हो ना। अब चिड़िया को कहाँ पता है कि क्या छूना है क्या नहीं छूना, फिर भी टच करती है, फिर भी उसको कुछ होता नहीं है। आप भी कार के अंदर बैठ रहे हो तो कार के ऊपर वाले दरवाजे को टच करोगे, नीचे दरवाजे, भले उसके ऊपर लाखों वोल्ट की करंट जा रही है, लेकिन आप अंदर रहोगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला, हाथ निकाल के ऊपर बॉडी पे रखा था उसके। और तो तक खत्म हो जाओगे। चेक कर गाना गाना पड़ेगा। कहाँ गए छोड़ के? गाना भी गाने का ठीक है, गाने संग और भी कुछ करना पड़ेगा। बहुत सुंदर गाना है सर। कौन सा गाना? देखिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन की। ठीक है, अब देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो उससे पहले जानेंगे डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक इज अ इंसुलेटर। ये एक ऐसा इंसुलेटर होता है जिसका हम उपयोग कैपेसिटर के बीच में करते हैं। नहीं, कैपेसिटर समझते हैं ना? हाँ, ऐसा एक प्लेट की तरह होता है, इसके अंदर हम उसका प्रयोग करते हैं डाइलेक्ट्रिक का, और इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटर की प्रॉपर्टी में चेंजिंग आ जाती है। तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? तो डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटेड सब्सटेंस व्हिच इज कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, पोलर एंड नॉन पोलर. This means that this property involves the condition of a dipole. पोलर कहने का मतलब डाइपोल, नॉन पोलर का मतलब नो डाइपोल। कंडीशन क्रिएट होता है ना। पोलर का मतलब कि चार्ज है, प्लस भी है माइनस भी है, जब ऐसा होगा तो डाइपोल का फॉर्मेशन होगा। और जब नॉन पोलर है यानी कि कोई चार्ज ही नहीं है तो क्या डाइपोल का फॉर्मेशन होगा? तो इसका असर आपको किस पे देखने को मिलेगा? कैपेसिटर पे देखने को मिलेगा। तो अगर आपने डाइलेक्ट्रिक का उपयोग किया पोलर वाले का, तो आपको तो वहां पे देखने को मिलेगा कि कैपेसिटर की कैपेसिटिव वैल्यू इंक्रीज, और आपने यूज किया नॉन पोलर। समझ में आया? तो यहाँ पे मेंशन है पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से हैं। तो डाइलेक्ट्रिक विच सेंटर द पॉजिटिव चार्ज डजंट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक। यानी कहने का मतलब इन दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, गैप होता है। इस वजह से डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जांपल है H2O, HCl और भी बहुत सारे एग्जांपल है। बस एक एग्जांपल आपको नाम रखना है मौके पे एग्जांपल लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इनका शेप होता है अनसिमेट्रिकल, कोई फिक्स शेप नहीं है। नेक्स्ट है इट पोसेस अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। अब सोच लो कि डाइपोल बनेगा तो डाइपोल मोमेंट होगा। एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट 10 का पावर -30 कूलम मीटर, 10 का पावर -30 कूलम मीटर ये डाइपोल मोमेंट होल्ड करेगा। कौन? पोलर वाला। ठीक है, और नॉन पोलर वाला क्या सीन है कि इनके कोइंसाइड हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं आपस में कौन सा, तो ओवरऑल हम देखेंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। और न्यूट्रल बन जाएगा तो कोई डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा? नहीं करेगा।
तो इसका एग्जांपल है CO2, N2, O2, H2 और इनका शेप हमेशा सिमेट्रिकल होता है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर क्या आते हैं, कोइंसाइड करते हैं, ओवरलैप कर देते हैं, ठीक है, फिक्स हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है देयर इज नो परमानेंट डायपोल मोमेंट, कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता इनका। क्लियरिटी? नेक्स्ट है पोलराइजेशन इन एक्सटर्नल फील्ड, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक कैसा पोलराइजेशन होता है। देखो तो अभी अगर हम देखो पोलर डाइलेक्ट्रिक का, तो देख रहे हो ना कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि उस केस में यहाँ पे डायपोल का क्या हो रहा है, देख रहे हो ये अलग अलग डायपोल का शेप में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो व्हेन E इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर P इज इक्वल टू सिग्मा P इज इक्वल टू 0, यानी कि अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो सारे के सारे डायपोल मनमौजी जितनी मन करे उतनी घूम सकते हैं, पर उनका रिजल्टेंट क्या होगा, दिस स्टेट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझ सुपरपोजिशन क्या बोलता है? सुपरपोजिशन बोलता है कि किसी एक पॉइंट पे जब नेट रिजल्टेंट ऑल द चार्जेस आर कंसंट्रेटेड, देन द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट इज नोन एज सुपरपोजिशन पॉइंट या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसका बोलता है रिजल्टेंट कितना होगा हमेशा 0 इफ एक्सटर्नल फील्ड इज नॉट अप्लाइड। तो यहाँ पे अगर एक्सटर्नल फील्ड क्या है, 0 है, तो उस केस में टोटल डायपोल मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। लेकिन अभी एक्सटर्नल फील्ड E कुछ है, तो उस केस में P 0 नहीं होगा। जस्ट लाइक द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम बात करें एक कंडक्टर जो कि मेटालिक हो, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, N, और N इलेक्ट्रॉन, पता है ना कि ऑल द पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, पर फिर भी हमको इस कंडीशन में करंट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो रैंडम है, और रैंडम हो तो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन क्या बोलेगा, 0, काम खत्म। तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी करंट हमको नहीं लगता है। तो मैं तो ये था आपका एक पॉइंट। दूसरा है व्हेन E इज इक्वल टू नॉट 0, देखो कितने इज्जत से खड़े हैं सब। जब E इज इक्वल टू नॉट 0, यानी कि अगर 0 नहीं है, तो उस केस में देखो सारे के सारे एकदम लाइन से बना, ठीक है, एकदम लाइन से सारे के सारे क्या है, एकदम खड़े हैं, लग रहा है कि असेंबली चल रही है हम लोग। हाँ? जो खड़े लाइन में, हाँ, वही बिगाड़ने वाले भी हैं। वही बिगाड़ने वाले भी हैं, ठीक है। चलो, तो ये क्लियर हुआ। तो जब E डज नॉट इक्वल टू 0, तो P डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही आज हम अगर नॉन डाइलेक्ट्रिक बात करें, किसमें, नॉन पोलर, तो उस केस में E इज इक्वल टू 0 होगा, तभी भी P इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जब हम इसके ऊपर E इज इक्वल टू 0 ना रखें, तो भी ये कैसा बिहेव कर रहे हैं, 0 नहीं, ये अब फिर डायपोल की तरह बिहेव करेंगे। ये फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है, ये भी अब क्या कहते हैं, डायपोल की तरह बिहेव करेंगे। कोई दिक्कत? नहीं। नेक्स्ट है आपका कैपेसिटेंस।